एक रहस्यमयी कॉल। अध्याय 4। द कंसाइनमेंट। रिचर्ड इस समय देश के या यूं कहें विश्व के सबसे व्यस्त पोर्ट में से एक लंदन पोर्ट के ऑफिस में बैठा था, जहां से पोर्ट की गतिविधियां नियंत्रित की जाती थी। लंदन पोर्ट उस समय भी गतिविधियों से भरपूर था। बहुत सी गाड़ियां यहां से वहां भाग रही थी। अलग अलग श्रमिक, बोझ ढोने वाले लोग, मरीन पायलट, जहाज़ों को एंकर करने वाले लोग आदि सब कोई व्यस्त दिख रहा था। वो बंदरगाह कंटेनर, टिम्बर, पेपर, गाड़ियाँ, एग्रीगेट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, एलपीजी, मेटल, अनाज, थोक सामग्री, तरल पदार्थ आदि सब कुछ के आयात निर्यात को संभालता था। परंतु आज इस पोर्ट पर चर्चा का विषय था नमक। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी लंदन पोर्ट के बंदरगाह पर सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होगी नमक। इस आश्चर्यजनक खुलासे के साथ साथ और भी ज्यादा विस्मयकारक ये था कि लंदन पोर्ट में जिस नमक को लेकर इस भोर इतना हंगामा हो रहा था, वो किसी दूसरे देश से नहीं आया था, अपितु ग्रेट ब्रिटेन के एक दूसरे शहर से थेम्स नदी को पार करते हुए एक बोट पर आया था। रिचर्ड अपने सामने बैठे गोल चेहरे, मोटी वॉलरस मूछों के मालिक, जिसकी ठोड़ी पर बैंडेड लगी थी और जिसका कद छोटा था और शायद अकल उससे भी छोटी, से मुखातिब हुआ और बोला, मिस्टर जॉन। जॉन खिड़की से बाहर देख रहा था। उस 5वीं मंजिल से पोर्ट का नज़ारा खूब अच्छे से दिखता था और दूर से आते जहाज़ों का झुंड, मीलों फैला समुद्र, सब कुछ एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग का दृश्य पेश करता था, जिससे नज़र हटाने का मन ही नहीं करता था। रिचर्ड ने टेबल को अपनी हथेली से हल्के से मारते हुए बोला, मिस्टर जॉन। जॉन अपनी नज़रों को खिड़की से हटाकर रिचर्ड की ओर बमुश्किल लाते हुए बोला, हम मिल चुके हैं पहले? रिचर्ड बोला, नहीं, वो ऐसे मूर्ख लोगों से मिलना वैसे भी याद नहीं रखना चाहेगा। वो अलग बात थी कि रिचर्ड कुछ भी आसानी से नहीं भूलता था। जॉन बोला, फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने अपनी छोटी उंगलियों को अपनी ठोड़ी पर चिपकी बैंडेड पर घुमाते हुए पूछा। तब तक एक दूसरा आदमी उस कैबिन में पीछे से आ गया और उसने जॉन के प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि रिचर्ड सर ने नीचे पोर्ट इंचार्ज का नाम पढ़ लिया था। रिचर्ड ने उस परिचित आवाज की तरफ मुड़कर कहा, एलेक्स, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए? एलेक्स बोला, सर, हमारा वो ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा वाला दोस्त बहुत चालाक निकला। इससे पहले मैं अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा से उसको पकड़ता, वो गजब की फुर्ती से किसी लेन में घुस गया। मैंने यहाँ वहाँ देखा पर वो नहीं मिला। मुझे लगा मैं समय बर्बाद ना करूं और यहाँ आ जाऊं। रिचर्ड बोला, गुड, वैसे तुम जल्दी ही आ गए हो। रिचर्ड के स्वर में व्यंग और हड़बड़ाहट दोनों थी। वो आगे बोला, मैं पिछले 10 मिनट से कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टर जॉन का ध्यान उस खिड़की या इस कंप्यूटर से भटका सकूं, परंतु मैं व्यवधान डालने में सफल नहीं हो पाया हूँ। अब तुम कोशिश कर लो। एलेक्स बोला, मिस्टर जॉन, हम उस नमक के कंसाइनमेंट के बारे में जानने आए हैं, कमिश्नर ऑफ लंदन पुलिस फोर्ब्स के आदेश से। जॉन को ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लगा। उसने खिड़की से ध्यान हटाया तो वो अपने सिस्टम कंप्यूटर में फिर से देखने लग गया। 1980 के दशक में सिस्टम कंप्यूटर में ऐसे मिनी कंप्यूटर थे जो अनेकों ऑफिस में लगे हुए थे और अधिकतर बड़े अधिकारी उस कंप्यूटर पर काम करना अपनी शान समझते थे। वो एक तरीके का स्टेटस सिंबल था और ये इंगित करता था कि ये अफसर बहुत ही होशियार होगा जो आसानी से इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन सिस्टम कंप्यूटर पर काम कर रहा है। अब धीरे धीरे रिचर्ड का संयम खत्म हो रहा था।
एलेक्स को लग गया था कि छोटी हाइट का आदमी अब पिटने वाला था, परंतु उसने कोशिश की ताकि वो उस पोर्ट इंचार्ज को अपनी बातों में लगा सके। एलेक्स बोला, आपको ये चोट कैसे लग गई? एलेक्स ने देखा जॉन बार बार अपनी बैंडेड पर हाथ फैला रहा था। इसका मतलब उसकी ठोड़ी पर लगी चोट शायद ताजा ताजा थी। जॉन बोला, एक छोटा सा कार एक्सीडेंट और विंडशील्ड का एक कांच का टुकड़ा उछलकर मेरे चेहरे पर आ गया। रिचर्ड को लगा कि एलेक्स के प्रश्न का उत्तर इस गोल चेहरे वाले आदमी ने जल्दी ही कर दिया। रिचर्ड ने एलेक्स को ही इस जॉन को हैंडल करने का आंखों से इशारा किया। एलेक्स बोला, मिस्टर जॉन, आप हमें बोट R431 के बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? जॉन बेमन से बोला, मेरे से क्या जानकारी चाहिए? एलेक्स बोला, उस बोट में नमक की बजाय अवैध ड्रग्स आए थे। जॉन ने एलेक्स को घूरा और फिर अपनी डेस्क में कंप्यूटर के साथ रखे हुए बहुत सारे कागजों के गट्ठे में से एक फाइल निकाली और उसमें से एक पेज निकालकर एलेक्स को दे दिया। एलेक्स ने रिचर्ड को भी वो पेज दिखाया। जॉन बोला, ये वो डिक्लेरेशन फॉर्म है जो यूजर्स भरते हैं हमारे पोर्ट पर कोई भी माल भेजने से पहले। एलेक्स और रिचर्ड ने डिक्लेरेशन को पूरा पढ़ लिया। जॉन कुछ मिनट बाद बोला, अब इसमें लिखा है कि नमक भेजा गया है, तो मुझे क्या सपना आएगा कि उसमें अवैध ड्रग्स हैं? जॉन ने अवैध ड्रग्स पर बहुत जोर डालते हुए बोला। रिचर्ड ने उस ओवर स्मार्ट बन रहे पोर्ट इंचार्ज को गुस्से से देखा। एलेक्स कुछ बोलता उससे पहले रिचर्ड बीच में बोला, मिस्टर जॉन, आपको पता है कि कस्टम ने स्कॉटलैंड के ग्रैंड्समाउथ पोर्ट से आ रही एक बोट R431 को गलती से चेक कर लिया, जबकि कस्टम का जुरिस्डिक्शन नहीं था, परंतु उनको उस बोट पर बहुत सारी मात्रा में अवैध और निषेध ड्रग्स मिले जो कि नमक जैसे दिख रहे थे। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पोर्ट पर इतना सारा अवैध ड्रग्स कैसे मिल रहा है? जॉन रिचर्ड की तरफ देखते हुए बोला, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रिचर्ड, मैं पोर्ट का इंचार्ज हूँ, किसी बोट का नहीं। मुझे नहीं पता कौन सी बोट या शिप में क्या माल ला रहा है। रिचर्ड, परंतु ये तो कस्टम ने गलती से पकड़ लिया हो सकता है, ऐसे ड्रग्स पहले भी आए हों। जॉन झिल्लाते हुए बोला, क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? रिचर्ड बोला, नहीं। जॉन बोला, तो फिर मुझे काम करने दीजिए। लंदन पोर्ट के इंचार्ज के पास जो सबसे कम है वो है, रिचर्ड मन ही मन बोला, दिमाग। जॉन ने अपना वाक्य पूरा किया और बोला, समय। रिचर्ड और एलेक्स को लग गया कि जॉन कुछ बताने वाला नहीं था। रिचर्ड ने एलेक्स को बोला, चलो पायर चलते हैं, वहाँ हमें वैसे लोग मिलेंगे जिनके पास उसकी कमी नहीं होगी जिसकी कमी मिस्टर जॉन के पास है। वो दोनों थोड़ा हंसे और वहाँ से निकल गए। रिचर्ड ने डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लिया था। ये माल एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने स्कॉटलैंड वाले गोडाउन से लंदन में भेजा था। इतना सारा कथित नमक, यदि कोकेन, हेरोइन, मेथम्फेटामाइन था तो रिचर्ड ने अंदाजा लगाया कि वो कम से कम 1 लाख पाउंड का होगा। ये बहुत बड़ी धनराशि थी और इतने बड़े माल को कस्टम और अब पुलिस द्वारा पकड़े जाने से सैमरॉस को काफी नुकसान हुआ होगा, यदि वो इन सब के पीछे है तो। रिचर्ड को लगा उसे एलन मैन्युफैक्चरिंग को ही टटोलना पड़ेगा। जॉनसन एलन, जो एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर था, उसकी कथित लाश तो बंगला नंबर 9 पर अभी रात को ही रिचर्ड ने देखी थी और अब मालूम पड़ रहा था कि ये एलन मैन्युफैक्चरिंग नमक के नाम पर ड्रग्स का धंधा कर रहा था। इसीलिए ड्रग्स माफिया इसमें सम्मिलित है और इसीलिए वो 2 खून हुए। परंतु यदि वो बुजुर्ग आदमी जॉनसन एलन था, एलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर, तो वो औरत कौन थी? रिचर्ड को पहली बहुत ही उलझी हुई लग रही थी। खैर, वो पायर पर एलेक्स के साथ पहुंच गया था। R431 बोट उस पायर पर खड़ी हुई थी। वो थोड़ी ऊंची बोट थी और उस पर जाने के लिए एक सीढ़ी का सा पुल बना हुआ था।
रिचर्ड और एलेक्स जब R431 बोट के नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने बोट के डेक के ऊपर खड़े लोगों को इशारा किया कि वो सीढ़ियां नीचे करें। ऊपर के व्यक्ति ने गौर से रिचर्ड और एलेक्स को देखा और उसने लोहे की एक अस्थायी सीढ़ी को थोड़ा सा नीचे कर दिया ताकि उस पर वो दोनों आसानी से चढ़ सके। उस बोट पर पहले से ही कस्टम के 2 लोग थे और वो दोनों शायद पुलिस का ही वेट कर रहे थे ताकि वो ये केस लोकल पुलिस को हैंडओवर कर सके। एलेक्स उनसे मुखातिब हुआ और आवश्यक औपचारिकताएं करने लग गया। उनके साथ कोई एक्सपर्ट भी था जो अंदर किन्हीं कंटेनर्स में कुछ छानबीन कर रहा था। सुबह के 7 बज चुके थे और थोड़ी रोशनी हो चुकी थी। रिचर्ड ने देखा कि R431 एक नैरो बोट थी जो 7 फुट चौड़ी और 65 फुट लंबी थी। ये एक क्रूजर स्टर्न बोट थी और इसके अंदर बहुत सारे कंसाइनमेंट थे जो नीले रंग के कवर से ढके हुए थे। रिचर्ड ने देखा कि उस बोट पर एक तरफ मार्किंग हो रखी थी जैसे किसी लाश को मार्क किया हो और वहां पर कस्टम वालों ने शायद कुछ फॉरेंसिक एविडेंस भी कलेक्ट किए थे। वहां पर बहुत सारे कंटेनर थे और एक कंटेनर को बल से खोला गया था जिसमें बहुत से छोटे छोटे शैशे थे जिसमें नमक जैसा ही कुछ लग रहा था। पर जिसने भी ये पैकिंग की थी वो नौसिखिया था और नमक कभी भी इतने छोटे पैकेट्स में पैक नहीं होता। रिचर्ड को लगा यही कारण होगा कि कस्टम वालों को इस पुड़िया पर कुछ शक हुआ होगा। रिचर्ड ने एक सैशे को हाथ में लिया और उसको खोलकर थोड़ा सा नमक अपने हाथ में डाला और सूंघा। बस वो केवल दिखने में ही नमक था, बाकी उसकी सुगंध काफी हद तक भेद खोल देती थी कि ये नमक नहीं हो सकता। उसमें से एक अजीब सी मिश्रित गंध आ रही थी जैसे डीजल, कार्बोनेट नमक, सल्फरिक एसिड आदि का मिश्रण हो। कोई भी इसको देखकर बता सकता था कि ये नमक नहीं है, परंतु ये भी कोई नहीं कह सकता था कि ये कोई अवैध ड्रग्स है। रिचर्ड को ये सब बहुत जटिल लग रहा था। रिचर्ड की नज़र फिर उस व्यक्ति की ओर गई जो उस बोट की कंसाइनमेंट के ऊपर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था और ऐसा प्रतीत होता था कि वो कोई फॉरेंसिक डॉक्टर है। रिचर्ड कुछ धीमे कदमों से उसके पास गया और बोला, हाय, मेरा नाम रिचर्ड कार्लसन है। मैं लंदन पुलिस में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। वो आधा गंजा आदमी जो छोटी हाइट का था और जिसने सफ़ेद कोट पहन रखा था वो कोई डॉक्टर लग रहा था जिसे कस्टम वालों ने बुलाया होगा। वो आदमी बोला, हाय मिस्टर कार्लसन, मेरा नाम डॉक्टर जोनाथन है। डॉक्टर जोनाथन आगे बोला, मैं नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ और मुझे कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर फोर्ब्स ने इस मिशन पर लगाया है। रिचर्ड बोला, हमें भी मिस्टर फोर्ब्स ने ही आदेश दिया है। जोनाथन बोला, मैं शायद थोड़ा पहले आ गया। जोनाथन एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उसकी बातों और आचरण से वो अपने काम का एक्सपर्ट लग रहा था। रिचर्ड ने बोला, मैंने एक सैशे को देखा, लगता है कोई बहुत ही नौसिखिया है जो नमक के रूप में ड्रग्स की स्मगलिंग की कोशिश कर रहा है। जोनाथन बोला, या फिर कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी। रिचर्ड बोला, मैं कुछ समझा नहीं। जोनाथन बोला, तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था। रिचर्ड कंफ्यूज हो गया। जोनाथन ने अपनी कोट की जेब में से एक बहुत छोटी परखनली निकाली और उस सैशे में से, जिसे अभी रिचर्ड ने खोला था, थोड़ा सा वो नमक रूपी पदार्थ निकाला और उस परखनली में डाल दिया। फिर जोनाथन ने एक छोटी सी बोतल अपनी दूसरी जेब में से निकाली जिसमें कोई दूधिया रंग का तरल पदार्थ था। जोनाथन ने छोटी परखनली में, जिसमें वो नमक रूपी ड्रग था, उसमें दूधिया तरल पदार्थ की 1-2 बूंद डाल दी। कुछ ही देर में वो नमक रूपी पदार्थ प्योर कोकेन में बदल गया। जोनाथन ने वो परखनली आगे की और रिचर्ड को बोला, अब सूंघो इसे। रिचर्ड ने कहा, ये तो बहुत स्वीट और फूलों में सुगंध है। जोनाथन बोला, प्योर कोकेन की स्मेल ऐसी ही होती है। वो तो इसको प्रोसेस करने के लिए
कई केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इसकी सुगंध बदल जाती है। रिचर्ड बोला, ओह, तो इसका मतलब इस कोकेन को नमक सदृश रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जोनाथन बोला, हाँ रिचर्ड, ये बात तुम्हारी ठीक है। कोई भी समझ जाएगा कि ये नमक नहीं है, परंतु ये कोकेन है, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए किसी भी कोर्ट में ये केस साबित करना संभव नहीं था। रिचर्ड बोला, समझ गया, इसीलिए आप कह रहे थे वो शातिर खिलाड़ी था। यदि ये ड्रग्स पकड़ी जाती तो कोई नहीं कह सकता था कि ये कोकेन है। जोनाथन ने कहा, हाँ रिचर्ड, वो दिन की बदकिस्मती थी कि फोर्ब्स जैसे स्मार्ट पुलिस कमिश्नर को पता था कि ड्रग्स माफिया कोकेन आदि को नमक में कन्वर्ट करके स्कॉटलैंड से लंदन ला रहे हैं। उसने पहले रोड से आने वाली ऐसी कोकेन पकड़ी और अब समुद्र से आने वाली, और मेरे पास वो सामग्री है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि ये कोकेन है। रिचर्ड को समझ आ गया था कि डॉक्टर जोनाथन फोर्ब्स के काफ़ी करीबी हैं, इसीलिए उसे संभल कर बात करनी पड़ेगी। वो फोर्ब्स को कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे रहे थे। रिचर्ड ने बीच में बोला, समझ गया, इसीलिए मिस्टर फोर्ब्स ने आपको बोला कि चेक करें और मुझे और एलेक्स को भी भेज दिया। इसीलिए पोर्ट का इंचार्ज इतना उदासीन था, उसे पता ही नहीं था कि ये वास्तव में लाखों पाउंड की ड्रग्स है। उसे लग रहा था कि नमक या नमक का ही कोई वेरिएंट है। जोनाथन बोला, हाँ रिचर्ड, क्योंकि उसने भी ये माल देखा और उसे लगा कि कस्टम वाले और पुलिस वाले बिना बात के नमक के कंसाइनमेंट को ड्रग्स का नाम देकर व्यापारी से पैसा लूटना चाहते हैं। पूरे पोर्ट पर यही चर्चा है कि कैसे कस्टम वाले इन लैंड वाटर से आ रही बोट में नमक पकड़कर अपने आप की पीठ थपथपा रहे हैं। रिचर्ड बोला, परंतु क्या ऐसा संभव है कि किसी प्रोसेस से ड्रग्स को इस कदर बदल दो कि मालूम ही नहीं पड़े कि वो ड्रग्स है? डॉक्टर जोनाथन बोला, बिल्कुल, और यदि ये ना हो। जोनाथन ने उस छोटी सी बोतल की ओर इशारा किया और आगे बोला, तो कोई भी ये नहीं साबित कर सकता कि ये कोई अवैध ड्रग्स है। रिचर्ड ने आश्चर्य से उस बोतल को, जो डॉक्टर जोनाथन के हाथ में थी, घूरते हुए बोला, आपने जो केमिकल डाला वो क्या है, जिसके बिना ये नहीं पता चल सकता कि ये ड्रग्स है? जोनाथन बोला, मैंने जो केमिकल डाला है वो दरअसल एक प्लांट के फूल का रस है। और हाँ, यदि किसी को इस प्लांट के बारे में नहीं पता। डॉक्टर जोनाथन थोड़ा गर्वित स्वर में उस बॉटल को अपनी कोट की जेब में डालते हुए बोले, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता, तो वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि ये ड्रग्स है। और इस ड्रग्स की खास बात ये है कि जो ये ड्रग्स लेगा उसे ये बिल्कुल वैसा ही किक देगी जैसा कोकेन या हेरोइन आदि। रिचर्ड बोला, समझ गया, पुलिस और कानून को चकमा देने का अच्छा तरीका है। कभी कोई पकड़े तो बोलो कि नमक है, और वो चेक भी करेगा, तो ये कैसे साबित करेगा कि ये नमक नहीं कोई अवैध ड्रग है? जोनाथन बोला, हाँ, और मज़े की बात यह है कि कोकेन, हेरोइन, मेथाम्फेटामाइन और कैनाबिस, इन सभी ड्रग्स को नमक का रूप दिया जा सकता है उस पेड़ के लेक्टस से। रिचर्ड ने बीच में ही थोड़ा अटकते हुए पूछा, लेटेक्स क्या होता है? उसको लगा कि डॉक्टर को लगेगा कि रिचर्ड की जानकारी इतनी कम है। डॉक्टर जोनाथन ने बिना किसी प्रतिक्रिया के जवाब दिया, लेटेक्स मतलब एक दूधिया, आम तौर पर सफ़ेद तरल पदार्थ जो उस पेड़ की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। रिचर्ड बोला, ये कौन सा पेड़ है जिसके बारे में हम में से कोई नहीं जानता? जोनाथन बोला, रिचर्ड, ये है लक्ष्मी प्लांट। एलेक्स भी तब तक वहाँ उन दोनों के पास आ गया था। रिचर्ड और एलेक्स चौंक के बोले, लक्ष्मी प्लांट? जोनाथन बोला, इस प्लांट का नाम डॉक्टर लक्ष्मी ट्रस्ट के नाम पर रखा गया है। इंडो इंग्लिश बॉटनिस्ट, उन्होंने ही इस बेहद दुर्लभ प्लांट को ढूंढा और उन्होंने ही इसकी अनेकों खूबी के बारे में बताया। उनका रिसर्च आर्टिकल बॉटेनिकल सर्कल में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। रिचर्ड और एलेक्स बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे ये जानने के लिए कि ये कौन सा प्लांट था और इसकी क्या खूबियाँ थी। जोनाथन ने
अपना एकालाप जारी रखा। इस प्लांट की खूबी ये है कि इसके लेटेक्स से ऐसा एनेस्थेटिक पदार्थ बनाया जा सकता है जिसकी ओवरडोज भी हो जाए तो पेशेंट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। अभी एनेस्थीसिया देने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड तथा वाष्पशील फ्लोराइड युक्त तरल आदि का प्रयोग कई बार जानलेवा हो जाता है। रिचर्ड और एलेक्स ने एक साथ बोला, ओह, तो ये प्लांट एनेस्थीसिया देने के काम आता है। जोनाथन बोला, मुख्यतः, परंतु इसकी ये विशेषता भी है कि इस प्लांट का लेटेक्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, परंतु उसका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। रिचर्ड ने आश्चर्य से कहा, इसका मतलब ड्रग माफिया ने लक्ष्मी प्लांट के लेटेक्स का प्रयोग करके कोकेन को नमक का रूप दे दिया ताकि वो कानून की आंखों में धूल झोंक सके। जोनाथन बोला, हाँ। एलेक्स बोला, कैसा दिखता है ये चमत्कारी लक्ष्मी प्लांट? जोनाथन बोला, प्रोफेसर लक्ष्मी के द्वारा ढूंढा गया ये एक ऐसा पौधा है जो बहुत बड़ा नहीं होता, परंतु इसके पत्ते चौड़े, छोटे से कांटे और बहुत मजबूत तना, ऐसा होता है लक्ष्मी प्लांट। रिचर्ड को बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या ऐसा भी कोई प्लांट हो सकता है। जोनाथन आगे बोला, नार्सिसस वंश का ही एक भिन्न प्लांट है लक्ष्मी प्लांट। रिचर्ड बोला, नार्सिसस वंश का ही तो डैफोडिल भी है। जोनाथन बोला, हाँ, तो डैफोडिल भी ट्रांस को जन्म दे सकता है। नार्सिसस वंश के पौधे में ये क्वालिटी होती है। रिचर्ड अब बहुत सारे पहलुओं को जोड़ रहा था। नार्सिसस वंश का पौधा ट्रांस को जन्म दे सकता है, यानी ऐसे मदहोशी की व्यक्ति को आहोशी न रहे कि वो कहाँ है, और ये ही काम कोकेन आदि अवैध ड्रग्स करती है। बंगला नंबर 9 में जो अलग सा डैफोडिल सा पौधा दिख रहा था वो लक्ष्मी प्लांट था। इसका मतलब जोनाथन एलन नमक नहीं ड्रग्स का व्यापार करता था, परंतु उसको ड्रग माफिया ने इतनी क्रूर मौत क्यों दी? ऐसा क्या हुआ होगा? परंतु फिर भी एक बात नहीं सुलझ रही, वो दूसरी लाश किसकी थी? वो औरत कौन थी? जोनाथन रिचर्ड को थोड़ा झंझोड़ते हुए बोला, मिस्टर कार्लसन, सब ठीक है? रिचर्ड बोला, हाँ। डॉक्टर जोनाथन, आप मुझे वो बॉटल दे सकते हैं जो नमक को वापस से ड्रग में परिवर्तित कर देता है? जोनाथन अपनी जेब में से वो बॉटल निकालते हुए बोला, ये लो, परंतु इसमें बहुत कम ही रस बचा है। रिचर्ड बोला, मिस्टर जोनाथन, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिचर्ड फिर एलेक्स से बोला, हमें इस बोट को अपने कब्जे में लेना होगा। वो लोग कहाँ हैं जो इस बोट को चला रहे थे? मुझे उनसे मिलना है। एलेक्स बोला, एक आदमी को अरेस्ट कर लिया है और वो नीचे है। कस्टम वालों ने सब कुछ हमें हैंडओवर कर दिया है, ये बोट, वो आदमी और ये पूरा केस। रिचर्ड ने पूछा, वो आदमी मतलब एक ही आदमी बोट चला कर लाया? एलेक्स बोला, नहीं, बाकी भी थे, परंतु एक आदमी को कस्टम ने गिरफ्तार कर लिया था, बाकी लोग भाग गए और एक मारा गया। रिचर्ड बोला, एक बात समझ नहीं आई, कस्टम वाले एक इनलैंड वाटरशिप पर क्यों रेड मारेंगे? एलेक्स बोला, सर, रात के अंधेरे में कस्टम वाले कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें फोर्ब्स ने टिप दी कि कोई बहुत बड़ा अवैध कंसाइनमेंट बाहर से लंदन में आ रहा है और इसीलिए वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। रिचर्ड थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कस्टम को टिप दी थी? एलेक्स बोला, हाँ सर, कमिश्नर को किसी का फ़ोन आया था। रिचर्ड अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। रिचर्ड बोला, परंतु यदि पुलिस के पास टिप आई थी तो फोर्ब्स ने पुलिस फोर्स भेजने के बदले कस्टम को बोला। एलेक्स बोला, प्रतीत होता है कि टिप देने वाले ने फोर्ब्स को बोला था कि कोई अवैध ड्रग्स इंग्लैंड से बाहर से आ रहे हैं, परंतु वो ड्रग्स आए स्कॉटलैंड से। रिचर्ड बोला, तो फिर ये तो कस्टम का मामला नहीं हुआ? एलेक्स बोला, हाँ सर, परंतु कस्टम को नहीं पता चला और जैसे ही उन्होंने उस क्रूजर स्टर्न बोट को देखा, उनको लगा ये बाहर से आ रही है और रात के अंधेरे में वो कंफ्यूज हो गए। रिचर्ड बोला, अच्छा, अब समझ गया। और जैसे ही कस्टम ने इस बोट पर रेड की, इस बोट के लोग घबरा गए। एलेक्स बोला, इतना घबरा गए कि पानी में कूद के भागने लगे। 2 लोग बहुत अच्छे तैराक थे, वो भाग निकले। एक पानी में डूब के मर गया
और चौथा कस्टम ने पकड़ लिया। जब कस्टम को मालूम पड़ा कि ये एक इंटरनल मैटर है तो उन्होंने फोर्ब्स को बता दिया, और जैसे ही फोर्ब्स को मालूम पड़ा इस बोट में बहुत ही भारी मात्रा में छोटे छोटे शैशे में नमक है, उनके कान खड़े हो गए। रिचर्ड बोला, उनको पहले ही मुखबिर बता चुके थे कि ड्रग्स माफिया नमक के रूप में ड्रग्स स्मगलर करने वाले हैं। एलेक्स बोला, हाँ, इसीलिए उन्होंने आपको और मेरे को यहाँ मामले की तफ्तीश के लिए भेज दिया। रिचर्ड बोला, परंतु इसका क्रू मेंबर जो पकड़ा कुछ बोला नहीं। एलेक्स बोला, अभी तक तो नहीं बोला। रिचर्ड बोला, वो क्रू मेंबर कहाँ है? एलेक्स बोला, नीचे है, कस्टम के ऑफिस के लॉकअप में। आप बोलो तो मैं उसे यहाँ बुलवा लेता हूँ। रिचर्ड बोला, हाँ, और वो लाश कहाँ है? तुमने कहा कि कोई व्यक्ति मारा गया था, मतलब पानी में भागने की कोशिश कर रहा था और पानी में ही डूबकर मर गया। एलेक्स बोला, वो लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है, इसलिए उस बोट R431 पर एक तरफ मार्किंग थी, ये बताने के लिए कि लाश वहाँ पर थी। रिचर्ड बोला, हाँ, मैंने नोट किया था। एलेक्स और रिचर्ड बोट से नीचे आ गए। डॉक्टर जोनाथन भी जा चुके थे और एलेक्स ने बोट को अपने कब्जे में ले लिया था। कस्टम वालों को भी एलेक्स ने खबर कर दी थी कि उस क्रू मेंबर को लेकर रिचर्ड के पास आ जाए। वो जल्द ही उसे लेकर रिचर्ड के पास आ गए। एक कांस्टेबल ने रस्सी से उस क्रू मेंबर के हाथ बांध रखे थे। रिचर्ड को उस कांस्टेबल ने सैल्यूट किया और उस कैदी को रस्सी के झटके से आगे किया। रिचर्ड ने उस कैदी से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? कैदी बोला, रिचर्ड ने बोला, डेविड। कैदी ने हामी में सर हिलाया। रिचर्ड ने डेविड को देखा। वो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए था और उसकी काली पैंट और सफ़ेद शर्ट से प्रतीत होता था कि वो बिल्कुल सामान्य तबके का व्यक्ति होगा। उसकी कद काठी भी सामान्य थी और उसके पतले बदन से ऐसा लग रहा था कि डॉक पर चल रही हवा उसे किसी भी वक्त उड़ा के ले जा सकती थी। उसकी त्वचा की रंगत उड़ी हुई सी थी। वो नंगे पैर था और रिचर्ड के अनुमान से वो शायद बहुत ही गरीब रहा होगा। डेविड नजर झुकाए केवल रिचर्ड के पैरों की तरफ ही देख रहा था। शायद उसके लेदर के जूतों को घूर रहा था या शर्मिंदगी से उसका सर झुका हुआ था। रिचर्ड बोला, डेविड, तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने कितना संगीन जुर्म किया है? डेविड बोला, सर, हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें क्या है। रिचर्ड गुस्से से बोला, तो तुम लोग ऐसे ही कस्टम को देखकर पानी में कूदकर भाग गए? डेविड चुप हो गया। एलेक्स बोला, तुमने अपने साथी को देखा जिसे तैरना नहीं आता था, वो फिर भी कूद गया और डूबकर मर गया। तुम्हें डर लग गया उसे तड़पती हुई मौत की आगोश में देखकर, इसीलिए तुमने कूदने की हिम्मत नहीं की और पकड़े गए। डेविड अभी भी चुप ही था। वो बस नजरें नीचे झुकाए खड़ा था। रिचर्ड ने खूंखार आवाज में बोला, डेविड, यदि तुमने सच नहीं बताया तो तुमने कल्पना भी नहीं की होगी तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी। डेविड चुप ही था। रिचर्ड एलेक्स की ओर देखकर बोला, इस कीड़े को बोट पर चढ़ाओ और पैर पर एक भारी पत्थर बांधकर पानी में फेंक दो और रिपोर्ट लिख दो, इसने हमें देखकर भागने की कोशिश की और मारा गया। डेविड के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे लगा रिचर्ड मजाक कर रहा था, परंतु एलेक्स ने तुरंत ही उसे बोट पर चढ़ाना शुरू कर दिया। डेविड चिल्लाया, सर, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं जानता। रिचर्ड चिल्लाया, एलेक्स, ये कुछ नहीं जानता तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। इसे जल्दी इसके साथी के पास पहुंचा दो। रिचर्ड वहां से चला गया और एलेक्स और वो कांस्टेबल जो डेविड को वहां लेकर आया था, डेविड को खींचते हुए बोट पर चढ़ाने लग गए। डेविड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि पुलिस वाले उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। एलेक्स खूंखार स्वर में चिल्लाया, चिंता मत करो डेविड, मैं तुम्हें वो नमक खिला दूंगा जो तुम इस बोट में लाए हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। डेविड चिल्लाया, नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलेक्स बोला, अरे, हमने तुझे माफ कर दिया, बस थोड़ी ही देर में तेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी।
डेविड ने एलेक्स के पांव पकड़ने की कोशिश की, परंतु एलेक्स उसे घसीटता हुआ बोट के पास ले आया और फिर उस बोट की सीढ़ी पर एलेक्स चढ़ गया और उस पतले आदमी को उसके हाथों पर बंधी रस्सी से ऊपर खींच लिया। वो कांस्टेबल भी ऊपर बोट पर चढ़कर आ गया। डेविड जोर जोर से चिल्ला रहा था, परंतु उसका एलेक्स या उस कांस्टेबल पर कोई असर नहीं हो रहा था। कांस्टेबल फिर वापस बोट से नीचे उतरा और एक बड़ा पत्थर लेकर आ गया। कांस्टेबल और एलेक्स ने डेविड के हाथ में बंधी रस्सी को उस मोटे पत्थर से बांध दिया और डेविड को नीचे फेंकने लगे। डेविड चीखता रहा, परंतु एलेक्स ने एक ना सुनी और उसे बोट से नीचे धक्का देने लगा। डेविड बोला, रुको, बताता हूँ, प्लीज रुको। एलेक्स रुक गया और कांस्टेबल को इशारा किया, रिचर्ड को बुला दे। रिचर्ड उस बोट के डेक पर जल्दी ही आ गया जहां डेविड जोर जोर से सांसें ले रहा था। डेविड बोला, हमें सच में नहीं पता था कि ये क्या है। मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि ये कोई ड्रग है, नमक नहीं। रिचर्ड बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड हांफते हुए बोला, नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। रिचर्ड बोला, यहाँ तुम्हें किसने बताया कि ये ड्रग है? डेविड बोला, जब कस्टम वालों ने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं अकेला ही क्रू मेंबर बचा था। वो लोग बोट पर तफ्तीश कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। मुझे उन्होंने बोट में एक ही जगह पर बांध रखा था और मैं उन लोगों की बातें सुन रहा था। रिचर्ड बोला, तुम क्या जानते हो वो बताओ। डेविड बोला, बस इतना कि हमें ये सारी कंसाइनमेंट ग्रैंड्समाउथ पोर्ट स्कॉटलैंड से लंदन लानी होती थी और यहाँ पर एलन मैन्युफैक्चरिंग के गोडाउन में पहुँचानी थी। रिचर्ड बोला, तुम ये माल कहाँ से ला रहे थे? डेविड बोला, सर, स्कॉटलैंड में एलन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में ये माल बनता था और हम इसे यहाँ लाते थे। रिचर्ड बोला, परंतु ये माल तो तुम रोड से भी ला सकते थे। डेविड बोला, सर, पहले मुझे पता नहीं था, परंतु अब मालूम पड़ा कि ये ड्रग्स है और शायद पुलिस को नमक रूपी ड्रग्स की खबर थी, इसीलिए सड़क पर पुलिस का खतरा था, परंतु रिवर थेम्स पर कोई खतरा नहीं था। रिचर्ड को लग गया कि डेविड सच बोल रहा था। उसे इससे ज्यादा नहीं पता था और जिन्हें पता था वो भाग गए। एक साथी मारा गया, शायद उसे भी कुछ ज्यादा पता नहीं होगा, बस कस्टम के नाम से घबरा गया होगा। फोर्ब्स को किसी मुखबिर ने बता दिया था कि ड्रग्स को नमक का रूप दिया जा रहा था और हो सकता था कि स्कॉटलैंड से लंदन हाईवे पर चेकिंग हो जाती, परंतु पानी में चेकिंग नहीं होगी और स्कॉटलैंड में बने ड्रग्स आसानी से लंदन शहर में घुस जाते। रिचर्ड ने एलेक्स को बोला, तुम इसे लेकर बेकर पुलिस स्टेशन चले जाओ। एलेक्स ने रिचर्ड से बोला, और आप? रिचर्ड बोला, मैं घर जा रहा हूँ। मैं पिछले 24 घंटों से सोया नहीं हूँ और कुछ ज्यादा ही एडवेंचर्स देख चुका हूँ। एलेक्स बोला, तो मैं पहले आपको घर छोड़ देता हूँ। उस ऑरेंज फोर्ड फिएस्टा वाले कातिल का खतरा अभी भी बरकरार है। रिचर्ड डेविड की तरफ देखकर बोला, इसका क्या करोगे? एलेक्स बोला, इसको ये कस्टम का कांस्टेबल थोड़ी देर और रख लेगा, मैं फिर बाद में इसकी कस्टडी ले लूंगा। रिचर्ड और एलेक्स मुस्कुराए और वहां से चले गए। एलेक्स ने कस्टम वाले कांस्टेबल को बोल दिया था कि वो डेविड की कस्टडी थोड़ी देर और अपने पास रखे। एलेक्स ने अपनी वॉक्सहॉल अस्त्रा को सावधानी से ड्राइव किया और बिना दिक्कत वो दोनों रिचर्ड के घर पहुंच गए। एलेक्स ने रिचर्ड को घर छोड़ा, जहां रिचर्ड की पत्नी एमिली ने दरवाजा खोला और रिचर्ड अंदर चला गया। एलेक्स तब तक वहीं रुका रहा जब तक रिचर्ड घर के अंदर नहीं चला गया था। एलेक्स फिर अपने पेंडिंग काम करने निकल गया।